ऑलराइट, सो हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 एपिसोड 1 ने वो चीज फाइनली डिलीवर कर दी है जो कि हम फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एक ऐसी वॉर जहां पर ना सिर्फ लोग मर रहे हैं बल्कि पूरी की पूरी टारगेरियन फैमिली अपने ही डिसीजंस के नीचे क्रश हो रही है। मेरा मतलब डूब रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि इस एपिसोड में हमें ना सिर्फ ड्रैगन्स की फाइट देखने को मिली है बल्कि उसके साथ साथ हमें यह चीज भी दिखाई गई है कि जब पावर, रिवेंज और फैमिली का ट्रॉमा एक जगह मिक्स होता है तो सबसे डेंजरस चीज जो है वो सिर्फ ड्रैगन नहीं होता बल्कि इंसान बन जाता है। इस एपिसोड के अंदर बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं, जैसे कि रेनेरा का शीप स्टीलर के साथ जो एक बॉन्ड क्रिएट हुआ है, एगोन का एस्केप करना, एलिसेंड और एमंड का आपस के दरमियान जो डिस्टर्बिंग रिलेशनशिप है। इस एपिसोड को देखकर जेन्युइनली मुझे फील हुआ कि ओके, आई एम अगेन वॉचिंग गेम ऑफ थ्रोन्स। और फिर इस एपिसोड की एंडिंग, जिस चीज ने ये चीज क्लियर कर दी कि डांस ऑफ द ड्रैगन प्रॉपर्ली स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर होगा कि इन बुक्स के अंदर जॉर्ज आर मार्टिन ने जिस तरीके से इन बैटल्स को दिखाया था, स्पेशली बैटल ऑफ द गलेट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बैटल है, क्या ईस्टर एग्स हैं, क्या सीजन के अंदर और टीवी सीरीज के अंदर उसी तरीके से इन्होंने दिखाया है? I'll let you know in this video. Make sure to watch till the end. इस वीडियो के अंदर हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं एपिसोड के अंदर एक्चुअली क्या हिडन डिटेल्स थी और क्या ऐसी चीजें थी जो कि आपको फ्यूचर सेट करके दे रही हैं। एपिसोड की ओपनिंग से ही हमें एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई देती है और वो है शीप स्टीलर। मतलब शीप स्टीलर ने इस पूरी एपिसोड को एक तरीके से स्टील कर दिया है। और ऑनेस्टली ये सिर्फ एक ड्रैगन का इंट्रोडक्शन नहीं है, ये कोई रॉयल ड्रैगन नहीं है जो कि ड्रैगन कीपर्स ने ट्रेन किया हो, बल्कि ये एक वाइल्ड क्रीचर है जो कि सालों तक अकेला रहा है। और इसलिए जब रेनेरा उसके पास जाती है तो वो एकदम से उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेता। हम ये चीज देखते हैं कि वो अपने नाम की तरह शीप को पहले प्रॉपर्ली रोस्ट करता है और उसके बाद खाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि रेनेरा जब इसके पास जाती है तो वो उसको अटैक नहीं करता। ये छोटी सी डिटेल एक्चुअली काफी ज्यादा बड़ी डिटेल है, क्योंकि ड्रैगन्स अपने राइडर्स को खुद चूज करते हैं और शीप स्टीलर का जो नेचर है वो काफी ज्यादा वाइल्ड एनिमल जैसा है। ये वेगार की तरह ऐसा ड्रैगन नहीं है जिसने बैटल पर ट्रेंड वेपन की तरह काम किया हो, ये अपनी मर्जी से चलता है। और इसी चीज का इंपैक्ट आगे हम एपिसोड के एंड में भी देखते हैं। दूसरी तरफ हमें किंग्स लैंडिंग के अंदर सिचुएशन काफी ज्यादा डिफरेंट फील होती है। एगोन अभी भी जिंदा है, लेकिन अब वो बंदा या फिर वो किंग नहीं है जो कि थ्रोन के ऊपर बैठा था। उसकी पूरी की पूरी बॉडी जल चुकी है, उसका पूरा का पूरा जो कॉन्फिडेंस है वो लिटरली ब्रेक हो चुका है और अपनी फैमिली से ही अब वो डर के भाग रहा है। एक तरीके से वो विक्टिम बन चुका है। एमंड जब मास्टर ऑरेलिस को उठाता है और उसके ऊपर प्रॉपर गुस्सा करता है कि मैंने तुझे समझाया था भाई, इसका तूने प्रॉपर ध्यान रखना है, लेकिन फिर भी वो तेरी नाक के नीचे से निकल कैसे गया। उसको लिटरली ये लग रहा होता है कि इसी ने उसको भगाया। लेकिन जब पता चलता है कि एगोन खुद लैरी स्ट्रॉन्ग के साथ एस्केप कर गया है तो सिचुएशन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। यहाँ पर लैरी स्ट्रॉन्ग का जो कैरेक्टर है वो फिर प्रूफ करता है कि वो बंदा तलवार से नहीं बल्कि दिमाग से चलता है। इसको देखकर मुझे ऑटो हाई टावर या फिर लिटिल फिंगर की बहुत ज्यादा याद आती है। जब ब्लैक सोल्जर्स उसको रोकते हैं तो उसको आइडिया ही नहीं होता कि उसके सामने किंग एगोन खड़ा है और लैरिस इसी कंफ्यूजन को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से यूज करता है और उनको इस बात पर कन्विंस करता है कि अगर एगोन को ये रेनेरा के पास लेकर जाते हैं तो उनका अवार्ड जो है वो बहुत ज्यादा होगा। रेनेरा मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे से उनको रिवॉर्ड करेगा और टेक्निकली वो सही भी है। रेनेरा को एगोन की जरूरत है क्योंकि जब तक एगोन जिंदा है उसका क्लेम खत्म नहीं हो सकता। अब आते हैं हम रेनेरा की तरफ और यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं। सेम गोज फॉर किंग्स लैंडिंग। रेनेरा अभी तक इसी बारे में सोच रही है कि एलिसेंड के साथ उसने जो डील की है वो प्रॉपर काम करेगी भी या नहीं। उसको लगता है कि एलिसेंड जो है वो काफी ज्यादा इंजर्ड है, किंग्स लैंडिंग काफी ज्यादा वीक हो चुका है और बिना मैसिव डिस्ट्रक्शन की और प्रॉपर ब्लड शेड किए अगर ये वॉर में जीत सकती हूँ तो क्यों नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि रेनेरा अभी पूरी तरीके से उस रूल्स के हिसाब से नहीं सोच रही। अगर आप खुद देखें तो डांस ऑफ द ड्रैगन के अंदर हमें कभी भी प्रॉमिसेस जो है उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आप ड्रैगन्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। एपिसोड के अंदर आगे हमें जेस का जो सीन है वो भी इसी तरीके से शो होता है। जेस अब कोई सिर्फ प्रिंस नहीं रहा बल्कि वो अपनी मदर को प्रोटेक्ट करना चाहता है। वो चाहता है कि वो अपने भाई की जो मौत है उसका बदला ले। वो चाहता है कि जब रेनेरा खुद बैटल में जाए तो वो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रॉपर तरीके से लड़े, लेकिन वो डूब गया। इसके बारे में जरूर हम आगे बात करेंगे। अभी के लिए अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये काफी ज्यादा ट्रेजेडी है
कि जिस तरीके से रनेरा अपना कोट मंगवाती है, भाई माय फ्लाइंग लेदर, और वो साथ ही उसका जो है ना उड़ने वाला लेदर लेके आते हैं और पीछे दरवाजा बंद हो चुका है। मतलब ये सीन मुझे देखकर थोड़ा सा फनी भी लग रहा था कि यार उसके अपने ही लोग, उसका अपना किंग्स गार्ड जो है और उसका अपना जो बेटा है वो ही उसकी बात नहीं मान रहे, तो ये आगे चल के पूरा का पूरा किंग्स लैंडिंग किस तरीके से कंट्रोल करेगी। जिन लोगों ने बुक्स पढ़ी हैं उनको पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन जब ये लोग ग्रेनेरा को लॉक करते हैं, यहीं से ट्रेजेडी की जो शुरुआत है वो स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जेस का डिसीजन जो है वो काफी ज्यादा इमोशनल है। उसे प्रूव करना है कि वो अब रेडी है, लेकिन वॉर कभी भी किसी को प्रूव करने का मौका नहीं देती। फिर हम आते हैं डेमन वाली साइड पे, और अब डेमन का जो कैरेक्टर है वो इस सीजन में बहुत ज्यादा डेंजरस लग रहा है। लाइक प्रॉपरली बैटलफील्ड के अंदर उसको देखकर लगता है कि यार ये बंदे के अंदर वॉर अभी भी जिंदा है। जिस तरीके से वो लोगों को मार रहा होता है और मतलब लोग उसके आगे तड़प रहे हैं, बट वो ही इज नॉट फॉरगिविंग एवरीवन। वो कह रहा है कि भाई तुम मरो। क्रैक्सिस के साथ उसका जो कनेक्शन है वो और भी ज्यादा इंसेन फील होता है। अगर आप लोगों ने ये चीज नोट नहीं की, जिस तरीके से डेमन आगे इधर उधर देख रहा होता है उसी तरीके से क्रैक्सिस भी देख रहा होता है। मतलब इन दोनों का आपस में जो ब्लड का कनेक्शन है वो इतना ज्यादा इम्यून हो चुका है, इतना ज्यादा इवॉल्व हो चुका है कि वो एक दूसरे की बातों को अब सुन पा रहे हैं, एक दूसरे की बातों को पहचान पा रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज हमें यहाँ पर ये नजर आती है कि स्टार्क की आर्मी जो है उसका अराइवल हो चुका है। विंटर वुल्फ्स का सीन जो है वो काफी ज्यादा फैन सर्विस लग रहा था। ये रिमाइंडर है कि नॉर्थ अब भी अपनी पुरानी वैल्यूज के साथ खड़ा हुआ है और वो ड्रैगन क्वीन के लिए मरने के लिए आ गए हैं। एक्चुअली ये लाइन हमें शो करती है कि टारगेरियन वॉर अब सिर्फ फैमिली की नहीं रही, बल्कि ये पूरे के पूरे वेस्टरोस को अपने अंदर इंक्लूड कर चुकी है और पूरे के पूरे वेस्टरोस के अंदर फैल चुकी है। सर क्रिस्टन कोल की साइड पर अगर हम चलें तो चीजें काफी ज्यादा डार्क हो रही हैं। उसकी ग्वेन जब उसको बताता है कि उसके सोल्जर्स आसपास के जो गांव वाले हैं उनके साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं, तो क्रिस्टन पोल का जो पूरा का पूरा रिएक्शन होता है वो काफी ज्यादा अजीब सा होता है, जैसे कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे कि उसके लिए इंसानी जान की कोई वैल्यू नहीं है, उसके लिए इज्जत की कोई वैल्यू नहीं है। और ये चीज हमें दिखाता है कि उसने अपना ऑनर जो है वो काफी देर का छोड़ चुका है। अब वो सिर्फ और सिर्फ रिवेंज के लिए जिंदा है। ड्रैगन स्टोन पे ड्रैगन सीड का जो सीन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये लोग आगे चलकर फ्यूचर में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। उनका प्लान काफी ज्यादा सिंपल है कि एमंड और वेगार को ट्रैप करना है। 3 ड्रैगन्स मिलकर वेगार को हरा सकते हैं, और लिटरली ये 3 ड्रैगन्स अगर मिल जाए तो ये वेगार को इजीली नहीं कहूंगा लेकिन हरा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि ड्रैगन्स मैथ्स फॉलो नहीं करते, और स्पेशली वाइल्ड ड्रैगन्स। एलिसेंट और एमंड का जो सीन है वो शायद इस पूरी एपिसोड का सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल सीन था। और क्या एक्टिंग करते हैं यार ये लोग, और स्पेशली एलिस। मतलब इसको मैं हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 1 से देख रहा हूँ, और अगर हम शो की ही स्टोरी लाइन में आगे बात करें तो रनेरा उस टाइम पे 8 साल की थी जब उसकी माँ की डेथ हुई थी, और तब से उसने एलिसेंट हाईटावर के साथ शादी की थी। अभी तक ये लड़की यंग है, इतनी ज्यादा यंग है कि उसका अपना बेटा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन ये सीन हमें इन दोनों कैरेक्टर्स की जो ब्रोकन साइकोलॉजी है उसको शो करता है। एमंड पूरी लाइफ में उसको काफी ज्यादा अफेक्शनेट की जरूरत रही है कि मुझे भी लोग प्यार करें, मुझे भी उसी तरीके से देखें जिस तरीके से एगोन को देखते हैं। एगोन के साथ उसका जो कंपैरिजन है, उसकी जो फैमिली एक्सपेक्टेशन है, वो सारी की सारी उसी तरीके से चलती रही है। लेकिन अब जब वो काफी ज्यादा पावरफुल है, उसको समझ आ चुका है कि इमोशंस को हैंडल किस तरीके से करना है, इसलिए एक वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग तरीके से अपना जो अफेक्शन है उसको शो कर रहा है। ये एक तरीके से रोमांस नहीं था, मतलब वो अपनी माँ के साथ रोमांस नहीं कर रहा था, लेकिन ये बस दो लोग बहुत ज्यादा जब डैमेज हो जाते हैं तो उनका एक दूसरे के साथ अफेक्शनेट शो करने का तरीका है। ज्यादा बात नहीं करूंगा वरना यूट्यूब मेरी वीडियो खा जाएगा। अगर हम बैटल ऑफ गलेट की तरफ बढ़े तो कॉर्डलेस और लोहार की जो फाइट थी वो बहुत ज्यादा लेजेंडरी थी। ये आज की नहीं बल्कि 20 साल पुरानी नफरत है। लोहार, जिसको द बिच फेस के नाम से जाना जाता है, वो टीम ग्रीन की तरफ से फाइट कर रही है, लेकिन उसका अपना एजेंडा है, और वो इसी वजह से इस डिसीजन के ऊपर पहुंची है कि वो सारा कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ सर कॉर्डलेस की तरफ जाएगी। वॉर के अंदर सबसे ज्यादा डेंजरस सोल्जर कौन होता है?
वो सोल्जर जो कि अपनी एक पर्सनल बैटल लड़ रहा हो, और यहाँ पर हमें लोहार वही करती हुई नजर आती है। इसीलिए वो इतनी ज्यादा फ्यूरियस, इतनी ज्यादा डेंजरस नजर आती है कि वो अपने लोगों को ही शिप से फेंकने में कोई कसर नहीं छोड़ती कि मुझे उस बंदे का सर चाहिए। लेकिन जिस तरीके से उसका बेटा वो फादर कहकर चिल्लाता है, और वो उसने आज तक उस बंदे को कभी अपना फादर नहीं कहा। मैं सर कॉरिस के बेटे की बात कर रहा हूँ, उसने आज तक कभी भी उसको फादर कहकर नहीं बुलाया, लेकिन फर्स्ट टाइम उसने उसको फादर कहकर बुलाया, और भाई उस सीन का प्रॉपर आपको जो है ना इम्पैक्ट फील होता है। तो इन सारी चीजों के अलावा अगर हम प्रॉपर माल मुद्दे के ऊपर आए, जो कि हमारा है बैटल ऑफ गलिट के अंदर जो हमें ड्रैगन्स शो किए गए हैं, तो यहाँ पर मैं कहता हूँ मजा आ गया। जिस तरीके से इन्होंने ड्रैगन्स की वॉर को काफी ज्यादा इजी बनाया है, इस चीज का अंदाजा हमें देखकर लग जाता है कि अगर ये लोग 2 साल बाद अपना एक सीजन लेके आए हैं तो कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे थे बिहाइंड द सीन। ड्रैगन्स की वॉर को इतना ज्यादा स्पेक्टेकुलर वे में दिखाना बहुत ही ज्यादा मजे का था, और स्पेशली तब जब शीप स्टीलर जो है वो बैटल के ऊपर नजर आता है, और क्योंकि वो वाइल्ड है, उसको पता नहीं है कि एनिमी कौन है, अपनी साइड कौन है, उसकी साइड कौन है। भाई वो कलर ब्लाइंड भी हो सकता है, उसको ग्रीन और ब्लैक में कोई फर्क नहीं नजर आता, इसलिए वो हर शिप के ऊपर अटैक कर रहा होता है। और इसी कियोस्क के अंदर जेस और वर्मैक्स जो है वो प्रॉपर्ली फंस जाते हैं। जेस की जो डेथ है ये सिर्फ एक डेथ नहीं है, बल्कि ये एक सेट टोन करती है कि ये रनेरा के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि अब उसने अपने दोनों बेटों को खो दिया है, और वॉर के अंदर ही, और वो भी तब जब उसको पता है कि वो अपने बेटे को कभी भी यहाँ पर नहीं जाने देती, और उसका जाना बनता भी नहीं था। उसको वॉर लड़ना नहीं आती, उसके अंदर एक्सपीरियंस नहीं है, उसने प्रॉपर अभी तक बैटल्स लड़ी नहीं है, उसको तलवार चलाना भी शायद सही से ना आता हो, उसका ड्रैगन काफी ज्यादा छोटा है। इससे पहले अगर आपको मैं यहाँ पर एक सीन लगा दूंगा, इससे पहले अगर मैं उस सीन के अंदर दिखाऊं तो वो एक टेंट के जितना ड्रैगन है, और उसको लेकर आप बैटल ऑफ गलिट में जा रहे हो, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप वहां पर। अगर आपने स्विमिंग सीखनी होती है तो आप स्विमिंग पूल के अंदर सीखते हो, ना कि आप ओशन के अंदर जाके सीखते हो। लेकिन अगर आप ओशन के अंदर जाकर सीखते हो तो यही हाल होता है जो कि जेस का हुआ है। लेकिन यहाँ पर जेस रनेरा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए भी था क्योंकि सारी की सारी होप्स उसी के साथ थी। अब जब उसको ये चीज रियलाइज होगी, थ्रोन के लिए वो वॉर स्टार्ट की थी, और उसके बाद थ्रोन पे बैठने वाला कोई भी नहीं है, तो एंड में ब्लैक टेक्निकली एक तरीके से जीत जाते हैं, लेकिन ये विक्ट्री नहीं लगती, बल्कि ये एक प्रॉपर साइकिक विक्ट्री लगती है, जहां पर दोनों साइड हार चुकी हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना कि देयर इज नो विनर इन वॉर, देयर आर ऑलवेज लूजर्स। तो ये चीज यहाँ पर परफेक्टली फिट बैठती है, जहां पर हमें बैटल जीत कर भी आप लूज करते हुए नजर आते हो। आपको पता चलता है कि आपने कुछ बहुत ज्यादा खो दिया है, ना सिर्फ एक ड्रैगन बल्कि अपना एक प्रिंस जो कि आगे चलकर एक किंग बन सकता था। और हाउस ऑफ द ड्रैगन की सबसे ज्यादा डेंजरस चीज यहीं पर है। यहाँ से शो जो है वो किसी एक टीम को क्लियर विनर नहीं करार दे देता कि ओके ब्लैक्स जो है वो जीत चुके हैं या फिर ग्रीन्स जो है वो जीत चुके हैं। हर विक्ट्री के अंदर अपनी एक कोई ना कोई ट्रैजेक्टरी जो है वो जरूर से छुपी होती है। ओवरऑल एपिसोड के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ज्यादा बैंगर एपिसोड थी। मुझे सीजन 3 का जो स्टार्ट है वो बहुत ही ज्यादा कमाल फील हुआ, स्पेक्टेकुलर फील हुआ, काफी ज्यादा जस्टिफाइड था जिस तरीके से इन्होंने ये सारी चीजें की। हाँ, बुक से काफी ज्यादा डिफरेंट था जिस तरीके से बुक्स में ये सारी चीजें प्ले आउट होती हैं, और प्रॉपर अगर मैं आपको बताऊं तो बुक्स के अंदर वो एक एक फाइट सीक्वेंस के बारे में लिखते हैं। अगर सोल्जर्स भी आपस में लड़ रहे हैं तो वो प्रॉपर लिखते हैं। मेरे ख्याल से 30 पेजेस तो बुक्स के अंदर सिर्फ जो है वो जेस और लोहार की फाइट के दरमियान थे। तो आप समझ सकते हैं कि जॉर्ज आर आर मार्टिन ने बैटल ऑफ गलिट को कितना ज्यादा डीपली एक्सप्लेन किया था, कितना ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेन किया था। लेकिन मैं ये चीज से जरूर समझता हूँ कि जब आप टीवी सीरीज बना रहे होते हो तो आपके पास काफी ज्यादा लिमिटेड फंड्स होते हैं, और आप प्रॉपर से उस 700 पेजेस की बुक जो है उसको 70 मिनट या 80 मिनट के एपिसोड के अंदर नहीं डाल सकते, वरना जो 2 साल बाद है सीजन आ रहा है वो 10 साल के बाद आएगा। तो एट द एंड मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि यहाँ से एक प्रॉपर वॉर की स्टार्ट होने वाली है। ये वो वॉर है जो कि सीजन 1 के एंड में प्रॉपरली स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन दोनों ही टीम्स काफी ज्यादा ठंडे में थी। दोनों ही टीम्स ये कोशिश कर रही थी कि डिप्लोमेसी के जरिए या फिर ब्लड शेड ना हो, उसके बगैर ही ये सारी चीजें हल हो जाएं। लेकिन अब पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है, अब प्रॉपर ब्लड शेड होगा, प्रॉपर इन लोगों की अपनी आर्मीज निकलेंगी, ड्रैगन्स निकलेंगे, और मुझे देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। और मैं तो यहाँ पे बैठा ही हूँ, हर हफ्ते जैसे ही एपिसोड लॉन्च होगी I'll make sure, I'll try कि उसी दिन ये चीज अपलोड हो,
उस दिन नहीं होगी तो उसके अगले दिन जरूर से अपलोड होगी। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।